हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, बीपीएससी टीआरई की परीक्षा अनाउंस हो गया है। 24 अगस्त एग्ज़ाम डेट है, तो आप सब अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो पहले वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और क्लास को शेयर कर दीजिए। आज मैं इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कन्या का तपोवन नाटक के नाटककार हैं। एक बार फिर सुनेंगे, कन्या का तपोवन नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शंस हैं रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है डॉक्टर विनय, ऑप्शन सी है असगर वजाहत, ऑप्शन डी है बृजमोहन शाह। तो हमारे साथ जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे। जो मैं नए क्वेश्चन बताऊं उन्हें आप नोट करते हुए चले। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप उन प्रश्नों को एक जगह अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। इससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जो एग्ज़ाम समय में रिवीजन करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने आंसर अब लगा लिए होंगे। तो देखिए, कन्या का तपोवन जो नाटक है, राइट आंसर होगा, उनके नाटककार है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों, डॉक्टर विनय की बात करूं, ऑप्शन बी, तो डॉक्टर विनय ने एक महत्वपूर्ण नाटक लिखा है, एक प्रश्न मृत्यु। एक प्रश्न मृत्यु, ये किसने लिखा है? तो डॉक्टर विनय ने लिखा है। ऑप्शन सी की बात करूं, असगर वजाहत ने, इनका भी एक चर्चित नाटक है जो कि पूछा जाता है, इला की आवाज़। इला की आवाज़, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी की बात करूं, बृजमोहन शाह ने त्रिशंकु नाटक लिखा है। त्रिशंकु, तो यहाँ एक तथ्य आप ये भी ध्यान रखेंगे, बृजमोहन शाह ने त्रिशंकु नाम से नाटक लिखा है और वहीं पे मन्नू भंडारी जो कि लेखिका हैं, उन्होंने त्रिशंकु नाम से कहानी भी लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें शंकर शेष के नाटक हैं। दोस्तों, मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि शंकर शेष के सभी रचनाओं को आप ध्यान से पढ़िएगा, उनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो शंकर शेष के सभी रचना इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ हमने कुछ नाटकों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए है घरौदा, खजुराहो का शिल्पी, ऑप्शन बी है अरे मायावी सरोवर, बंधन अपने अपने, ऑप्शन सी है रक्तबीज, कोमल गांधार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे शंकर शेष के नाटक हो जाएगा राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी नाटक शंकर शेष के हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में कथन है, ये त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्श और तल्ख नाटक है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर दशरथ ओझा, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। तो दोस्तों, आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक को भी पढ़ते रहें और बच्चन सिंह के बुक, क्योंकि कथन भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो आप बुक्स पढ़ेंगे तभी आप कथन को हल कर पाएंगे। तो देखिए, त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्श और तल्ख नाटक है। ये कथन है दशरथ ओझा का, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। सबरस, सबरस को किस साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है? यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है फारसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शबरश को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है, शबरश को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। प्रश्न 5 देखते हैं। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में नाटक ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है? खड़ी बोली, गद्य पद्य मिश्रित, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित, ऑप्शन सी है अवधी बोली मिश्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए पब्लिकली जो प्लेटफॉर्म है शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। यहाँ से प्रैक्टिस सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए लल्लू लाल जी ने राजनीति एक रचना है जो कि 1802 में लिखे हैं और दूसरी रचना है माधव विलास 1817 में लिखे हैं। ये किस में लिखे हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की श्री ब्रज रंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की श्री ब्रज रंजित खड़ी बोली है। ये कथन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है आचार्य शुक्ल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और दोस्तों लल्लू लाल जी ने ये लल्लू लाल के जो तथ्य हैं इनसे संबंधित इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इनसे भी इनकी रचना हो गई और खूब पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? एक बार फिर सुनेंगे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? अवहट ऑप्शन ए है, अपभ्रंश ऑप्शन बी है, बी भ्रष्ट ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ जो है वर्णरत्नाकर में, जो कि मैथिली में लिखा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विवृत स्वर है। यहाँ से भी पूछे जाते हैं प्रश्न स्वरों के भेद, जैसे आपका एक जिह्वा के आधार पे खूब पूछा जाता है मध्य अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो और यहाँ पे ये मुख आकृति के आधार पे है, तो बताइए विवृत स्वर है। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप कहीं न कहीं पेस्ट कर लीजिए लिख करके। आप हमेशा देखते रहें ताकि ये अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएं। तो देखिए विवृत स्वर क्या होता है? ऑप्शन ए है अ, ए, ओ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई, उ, और ऑप्शन डी है सभी। तो सभी तो होगा नहीं, ठीक है, सभी नहीं होगा। तो विवृत स्वर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और हम अर्ध विवृत की बात करूं तो यहाँ पे अ, ए, ओ जो है ये अर्ध विवृत है और ये समृद्ध स्वर है। ए, ई,
उ ऊ ये आपका समृद्ध स्वर है। और यहीं पे एक और जो जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद पूछा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है आपको। आप मेरे पहले के जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने ट्रिक बहुत अच्छा दिया है। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आपका अ को छोड़ो बीचे बीचे जो अ है ये, यही आपका क्या है, ये मध्य स्वर है। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इ ए ऐ अग्र स्वर है और ओ उ ऊ आ ये सब आपका पश्च स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे विवृत स्वर आ और यहाँ पे मध्य स्वर अ खूब पूछा जाता है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 9, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, वह विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो चलिए इनमें आप सब आंसर करिए। विशेषण आप लोग जानते होंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण है, और विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पे वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण यानी विद्यार्थी है, यहाँ देखिए डी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यानी वह विद्यार्थी है, ये तो विशेषण प्रबुद्ध है, और ये विद्यार्थी क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। ठीक है, ये आपका प्रबुद्ध ये विशेषण है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, प्रखर बुद्धि का है, और ये विद्यार्थी जो है ये विशेष्य हो गया। ठीक है, तो देखिए एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, यही यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी वह परिश्रमी भी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, इन तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए में नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न 10 देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन पद है? ऑप्शन ए है नीला छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा छोटा, और ऑप्शन सी है घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन डी है छोटा नीला। इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। अभी हमने बताया, देखिए विशेषण विशेष्य, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं क्या वे विशेष्य कहलाते हैं। तो जैसे बड़ा घर, घर की विशेषता बड़ा है, छोटा आदमी, आदमी की विशेषता छोटा, ये विशेषण हो गया, और ये आदमी विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे आपको विशेष्य का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा घर विशेषण विशेष्य, छोटा आदमी यहाँ विशेषण विशेष्य, और नीला वस्त्र विशेषण विशेष्य। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी, वस्त्र, ये आपके 3 विशेष्य हैं। ठीक है, प्रश्न 11 देखते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? एक बार फिर सुनेंगे, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए है आर्ष, ऑप्शन बी है ऋषि तुल्य, ऑप्शन सी है ऋषिवत, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों आप विशेषण विशेष्य को अच्छे से पढ़िएगा। आरओ एग्ज़ाम में यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आपका विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और विशेषण विशेष्य, वर्तनी, ये आरओ के लिए यहाँ से हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा ऋषि का आर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, निम्न में एक पर्यायवाची युग्म में सही नहीं है, यानी एक विकल्प में पर्यायवाची जो दिया गया है वो सही नहीं है, उसी का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए है पुरंदर, अमरपति,
ऑप्शन बी है सरोवर पुष्कर, ऑप्शन सी है जलधि अम्बुद, ऑप्शन डी है फड़ी उरग। तो इनमें आप अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए पुरंदर अमरपति ये किसका पर्यायवाची है, तो आप नोट करेंगे ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, पुरंदर, अमरपति और ये मघवा, शक्र खूब पूछा जाता है, विड़ोजा, आप ध्यान रखेंगे। सरोवर पुष्कर की बात करूं तो दोस्तों ये तालाब का है, सरोवर पुष्कर तालाब। यहीं पे ऑप्शन सी की बात करें जलधि और अम्बुद, हमने आपको जल से 3 पर्यायवाची बनाना सिखाया था, अगर आपको याद होगा, आप पहले के वीडियो देखे होंगे। तो देखिए जलधि, जल शब्द में एक बार फिर से देख लीजिए, जल शब्द में अगर हम यहाँ पे जलज बना देंगे तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, और यहाँ पे हम जल में हम द जोड़ देंगे, जलद बना देंगे तब बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, और जल में अगर हम धी ऐड कर देंगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जलधि है, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है, अम्बुद ये बादल का है, यही आपका गलत है, तो राइट आंसर सी। और फड़ी उरग की बात करूँ तो ये सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, फड़ी, उरग, अहि, भुजंग, सर्प ये सब साप के पर्यायवाची हैं। तो सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।